है। मैं आप सब लोगों को पुनः आपके पिछले संघर्ष के लिए बधाई देता हूं और भविष्य में जो संघर्ष हम लोग करना है उसके लिए तैयार करने के लिए यहां मैं आया हूं। सम्मानित मेरे प्यारे बहुजन समाज के लोगों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायण गुरु, महामना और शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना रामसुख वर्मा, संत राम बीए प्रजापति जी, बाबू श्रीदयाल चौरसिया जी, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि जी और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता। मेरे बाईं तरफ ये जो बहुत बड़ा समूह है, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये टूट जाएंगी बलिया, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। और पुलिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब हमने कह दिया, फिर तो हमारे कहते अपने आप हो जाना चाहिए, तभी फायदा है। अगर अपने आप 1 फीट का फासला बनाओ, 1 फीट का, तब तो फायदा है। और हमारे कहने के बाद में कहना पड़े तो फिर बेकार। और इधर तो हमारी ये बहनें खड़ी है पुलिस की, इनसे पीछे हो जाओ, इनको सुरक्षा का माहौल होने दो, हट जाओ वहां सब लोग, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी, जो हमने तुम्हें सिखाया वो सीखना चाहिए। अगर हमारी सभा में किसी भी बहन को परेशानी हो जाए तो फिर हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील कुमार चित्तौड़ जी को, प्रदेश महासचिव डॉक्टर आकिब जी को, प्रदेश संगठन सचिव विनय सागर जी को, प्रदेश संगठन सचिव भीम आर्मी निखिल राव जी को, मंडल अध्यक्ष अयोध्या राहुल भारती जी को, मंडल अध्यक्ष वाराणसी गोरखनाथ बोध जी को, मंडल अध्यक्ष गोरखपुर जंग बहादुर जी को, मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ अब्दुल्ला खान जी को और मंडल अध्यक्ष वाराणसी यूथ विवेक कुमार राघव जी को, भाई अब्बास गाजी जी को, यहाँ के चुनाव के जो प्रभारी हैं गौतम प्रसाद जी को और जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई जयसिंह राणा जी को और विधानसभा अध्यक्ष कटहरी मोनू जी को, माननीय राजेश कुमार जी को, राहुल प्रधान जी को, रामनाथ भारती जी को और जिन्होंने आज मुझसे तो उम्र में बड़े हैं और मैंने भी उनको बहुत लंबे समय तक सुना है मिशन के गीत गाते हुए, बड़े भाई श्रद्धेय किशोर कुमार पगला जी को, जिन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास जाहिर किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, 2 सभाएं आज और सभा जैसा माहौल तो आपने जहां से मैं हाईवे से उतरा था वहां से यहां तक आपने बना रखा, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको बताऊं कि अब आपको क्या करना है। बहुत लंबे चौड़े भाषण नहीं देने हैं, वो तो मैं लगातार देता आया, लेकिन अब जो है, क्योंकि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले सरकारों में सुनवाई होती थी, गरीब का ध्यान रखा जाता था, उनके महंगाई से लेकर जो समस्या उनके जीवन में होती थी उन पे काम होता था। सरकार जनता के लिए काम करती थी, सरकार जनता के लिए जिम्मेदार होती थी, सरकार जनता के लिए जवाबदेह होती थी। लेकिन अब की सरकारें तो अपनी पार्टी के नेता
अपनी पार्टी से जुड़े अधिकारी और चंद पूंजीपतियों के जवाबदेही सरकारें हो गई है। अब जो सरकारें काम कर रही है, न वो किसानों की जैसी है, न नौजवानों की जैसी है, न महिलाओं की जैसी है, न कर्मचारियों की जैसी है, न ही व्यापारियों की जैसी है, न ही गरीबों की जैसी है। और तो और वो कमजोर वर्गों में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई और जो ऊंची जातियों के गरीब हैं, उनके भी वो लोग हितैषी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो मुट्ठी भर लोगों को पैसे वाला बनाने का काम कर रहे हो और तमाम गरीबों को लेबर क्लास बनाने का काम कर रहे हैं। जब हम सरकारों के फैसले देखते हैं, वो फैसले जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि सरकारें आज भी हमें इंसान नहीं मानती। अगर सरकारें हमें इंसान मानती तो हमारे बारे में सोचती। अब सोचा क्या है, अभी बजट आया सेंटर का और स्टेट का दोनों का। क्या महंगाई कम हुई? गैस के सिलेंडर के दाम कम हुए? बिजली के दाम कम हुए? खाद्य पदार्थों के दाम कम हुए? पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए? क्या एजुकेशन का बजट बढ़ा या घटा? बताओ। एजुकेशन का बजट घटा दिया। हेल्थ का बजट बढ़ाया, घटाया? हेल्थ का बजट घटा। अब एजुकेशन को समझो। मैंने कल ही पार्लियामेंट में कहा परसों कि जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा बता। आपने एजुकेशन का बजट खत्म कर दिया। जो छात्रवृत्ति मिलती थी SC ST OBC के लोगों को, वो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। जो जीरो फीस का एडमिशन हो जाते थे, वो आपने जीरो फीस के एडमिशन बंद कर दिए। जब गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा पाएगा? क्या कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, 200-400 रुपए कमाने वाला आदमी क्या एरोप्लेन में चलने का ख्वाब देख सकता है? क्या 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी इस देश में अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन और खुशहाली की जिंदगी जी सकता है? आप मेहनत करने वाले लोगों के हाल देखो। मनरेगा में जो लोग काम करते हैं, कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 230 रुपए के लगभग मिलता है। 10 ऊपर या नीचे? आप बताओ, 250 रुपए में घर चलता है क्या? अभी मैं रास्ते में रुका था, वो कोई गांव था। गांव के लोगों ने एक टेंट की व्यवस्था करके मुझे रोक लिया। बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। अगर पुरुष होते तो मैं हाथ जोड़ के चला आता, नौजवान होते तो आदेश देके चलाता। महिलाओं को, गांव को, बहनों को देख के रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि बताइए, आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आप रोजगार क्या है आपके यहाँ? तो उन्होंने मुझसे बताया कि हम पे जमीनें तो है नहीं, हम तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और कहीं हमें 150 रुपए मिलते हैं, कहीं 200 रुपए मिलते हैं, कहीं 180 रुपए मिलते हैं। आप ये बताओ, 180-200 रुपए में घर चलता है क्या? इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया। हेल्थ का बजट कम होगा तो क्या होगा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं। फिर ECG की मशीन नहीं होगी, एक्सरे मशीन नहीं होगी, और कोई अच्छी मशीन नहीं होगी, दवाइयां नहीं होंगी, CT स्कैन नहीं होंगे, और तो और टेस्ट बाहर से लिखे जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि गरीब को अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, और अच्छा इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली जाएगी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल ही मांग उठाई, और आप बताना मेरी मांग गलत है या सही है। मैंने कल ही मांग उठाई, गौर से सुनो, कि चाहे सुरक्षा प्राप्त अभिनेता हो या नेता हो, नेता AD से लेकर चोटी का हो, या फिर कोई अधिकारी हो, IAS अफसर हो, IPS अफसर हो, या कोई और सरकारी कर्मचारी हो जो सरकारी तनख्वाह लेता है, या कोई व्यापारी हो, उनके बच्चों का और उनका जरूरत पड़ने पे इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इससे फायदा क्या होगा आपको पता है? आपको जब अमीरों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, जो पॉलिसी बनाते हैं उनका इलाज अस्पताल में होगा, उनके बच्चों का इलाज होगा,
जो पॉलिसी को लागू कराते अधिकारी उनके बच्चों का इलाज होगा, उनका इलाज होगा, तो फिर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं पहुंचेगी और गरीबों को भी बच्चे से अच्छा इलाज मिलेगा, उनकी जिंदगी का भी ख्याल रखा जाएगा, उनकी जान भी मिल जाएगी, उनको भी जो है जीवन जीने का मौका मिलेगा। ऐसे मैंने मांग उठाई परसों जब एजुकेशन के बजट पे अनुदान और मांगों पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने ये कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो या किसी और विभाग का मंत्री हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो या सरकारी सेवा का कोई अधिकारी हो, कोई व्यापारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब उससे होगा क्या? जब एक ही कुर्सी पे एक ही कमरे में यहाँ आईएएस अधिकारी का बेटा बैठेगा, यहाँ आईपीएस अधिकारी का बेटा बैठेगा, वहीं बराबर में किसान का बेटा बैठेगा, वहीं मजदूर तबके का बेटा बैठेगा, वहीं मंत्री जी का बेटा बैठेगा। बताओ अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। तो ये मुझे तो महसूस होता है, सरकार को क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि उनको इसलिए महसूस नहीं होता, उनको लगता है गरीब अगर पढ़ लिया और गरीब अगर हंस खुश हो गया तो कल अपने अधिकार मांगेगा, आपके अनुसार इधर उधर नहीं जाएगा, अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर लेके जाने के लिए संघर्ष करेगा और जो अधिकार हमने इनके छीन रखे हैं वो अधिकार हमसे छीन के ले लेगा। ये आपसे डरते हैं, ये आपसे डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं डरते घबराते कि आपका भला चाहते हैं। ये इसलिए डरते घबराते, इनको पता है जिस दिन आप लोग अपने पैरों पे खड़ा हो गए और आपको अच्छा भोजन मिलने लगा, अच्छे कपड़े मिलने लगे, अच्छी पढ़ाई मिलने लगी, अच्छा इलाज मिलने लगा, फिर आप इनके बनवा मंजूर नहीं रहोगे, फिर ये आपको अपने तरीके से चला नहीं पाएंगे, फिर ये जो है आप पे शोषण नहीं कर पाएंगे, फिर इस देश में या उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान नहीं होगा। कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के देगा, कोई गुंडागर्दी नहीं करे। ये गुंडागर्दी चलती रहे, गरीबों का खून चूस चूस के चंद मुट्ठी में लोग पैसे वाले बनते हैं और नेताओं की नेतागिरी चलती रहे। इसलिए व्यवस्था ऐसी की गई है कि ना कहीं गरीब की सुनवाई होती है, ना ही सरकार की कोई योजना गरीब के पक्ष में होती है। हमने ये तय किया है। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से नगीना के लोगों का और जितने अम्बेडकर नगर के लोग, और अम्बेडकर नगर का मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ शब्दों में, क्योंकि आज भी मेरे याद है कि जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था तो अम्बेडकर नगर के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपए के नोट जो हैं, मेरे आज भी याद है वो नोट। मैंने चुनाव के बाद वो पोटलियां खोली और वो नोट देख के लगता था कि उसपे हजारों लोगों का पसीना लगा हुआ, इतने लोगों के हाथ से गुजर गया होगा। जब मैंने वो नोट देखा तो मैं भावुक हो गया कि भाई ये नोट जिसने दिया होगा, जिस माँ ने, जिस भाई ने, जिस पिता ने, उसने नोट नहीं दिया, उसने मेरे ऊपर भरोसा किया, मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है उस भरोसे में खड़ा उतर के उनकी जिंदगी में बदलाव करूं। मेरे आज भी याद है वो नोट, और वो नोट मैंने उठा के रखा। आपने मुझे जो नोट दिया है वो सूद समेत अधिकारों के तौर पे आने वाले समय में आपको वापस करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। जिसने 1 रुपए की मदद की है उसको पॉलिसी बना के उसके 50 लाख रुपए की मदद उसके परिवार को करवाने का काम है। ये चंद्रशेखर आजाद आपका नेता नहीं है, ये आपका भाई, आपका बेटा है, आपके बीच का है। और अम्बेडकर नगर के मेरे लोगों भूला नहीं हूं, भूला नहीं। जो लाठी आपके ऊपर पड़ी थी, मेरे आज भी याद है जब आपने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का काम किया था और आपकी मेरी बहनों के सरों पे और कमर पे जो लाठियां पड़ी थी, भूला नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। आज भी वो जख्म मेरे दिल में है, आज भी वो जख्म में अपनी पीठ पर महसूस करता हूं। मेरे आज भी याद है जब मेरे कई साथियों को पकड़ के अम्बेडकर नगर की जेल में बंद कर दिया गया था और मैं उनसे मिलने के लिए आया था तो सारे अधिकारी लड़के खड़े हो गए थे कि मिलने नहीं देंगे। मैं भूला नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं भूला हूं। बस समय की बात है, समय बदलते देर नहीं लगेगी। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, जैसे चंद्रशेखर आजाद अपने महापुरुषों की बात पे पहरा दे रहा है, अगर आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया, वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आपकी बात मजबूत होगी और आपके हिसाब से काम होगा।
गरीबों के लिए योजना बनेगी और गरीबों को अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। इस देश की आजादी के 75 साल बाद यहां पहुंचे हम कि आज भी मुंह छेड़ने में हत्या होती है नहीं होती है, मटकी छूने में हत्या होती है, और तो और घोड़ी में बैठने में आज भी अपमानित किया जाता है। अब तो हमारे नौजवान संघर्ष करने लगे हैं, मेहनत करने लगे हैं। मैं इनकी आंखों में चमक देखता हूं और मैं समझता हूं कि नगीना के रिजल्ट के बाद उनके मन में बात चल रही है कि हमें अपनी अपनी विधानसभाओं में भी रिजल्ट इस बार देना है। चल रही है बताओ, तो तुम पे भी मौका आन पड़ा है। बताओ मेरी बात को आगे बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे बताओ। ऐसे मुट्ठी बंद करो जो लोग मदद करेंगे। आप मेरी बात पर गौर करो मुट्ठी नीची करके। मेरा एक घर बिजनौर है और एक घर मेरा वहां जहां मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि आपके हर घर में मेरा घर है, मेरी जात का अभियान। और जब तक उन घरों में खुशहाली नहीं आ जाती, उनको सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, तब तक चंद्रशेखर आजाद कहीं नहीं जाने वाला। मेरी बात को अब याद रखना। देखो मेरी बात पे गौर करो, ये लोकतंत्र है। जिनके पास वोट है उनका राज होना चाहिए। लोकतंत्र यानी कि बहुमत का शासन, जिनका वोट होगा उनका राज होगा। और वोट यहाँ कमजोर वर्गों के लोगों को है क्योंकि उनकी संख्या 85% से ज्यादा। अगर वो लोग अपने वोट को इकट्ठा कर लें और अपने वोट का सही प्रयोग कर लें तो वो दिन दूर नहीं है कि उनका राज कहा जा जाए। नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया, नगीना के लोगों ने मेरी बात पे पहरा दे दिया। नगीना के लोगों को क्या मिला? आज डीएम उनकी सुनता है, आज एसएसपी उनकी सुनता है, आज सीओ उनकी सुनता है, थानेदार उनके सुनते हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग उनकी सुनवाई करते हैं। और तो और हर साल 5 करोड़ रुपया उनको मिलता है अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए, अपने क्षेत्र की समस्या को खत्म करने के लिए, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने के लिए। उनके साथ साथ नगीना के लोगों को उनकी सेवा करने वाला चंद्रशेखर आजाद भी मिला। अगर आप भी मेरी बात को मान लो और देखो, आपको मौका 27 में नहीं मिल रहा है, आपको तो मौका अगले 2.5 महीने के अंदर मिल रहा है। ये कटहरी विधानसभा में उपचुनाव है, ये कटहरी अंबेडकर नगर, ये हमारा दिल है, हमारा घर है, बहुजन मूवमेंट की सबसे मजबूत धरती है। आपने बहुत सारे लोगों को एमएलए बना दिया है, एक एमएलए आप लोग यहाँ आजाद समाज पार्टी का भी बना दो, लेकिन वो एमएलए ताली बजाने से नहीं बनेगा। वो एमएलए कब बनेगा? जब यहाँ खड़ा हर नौजवान और जिम्मेदार व्यक्ति ये महसूस कर ले और मन में ठान ले कि हमें एक एक आदमी को आज से जाकर तैयार करना है। हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ हैं। अगर आप आज से तैयार करना शुरू करोगे तो 1 महीने में 1000 आप और 4 लोग आपका परिवार, 40,000 लोग तो ये हैं। और साथ साथ अगर आपने 1 महीने में एक आदमी को भी तैयार किया तो लाखों आदमी तैयार हो जाएंगे कटहरी विधानसभा के। और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया तो चुनाव करवा लेना, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी कई हजार वोट से जीत के चंद्रशेखर की तरह, जिस तरह चंद्रशेखर दिल्ली में खड़ा होकर दहाड़ता है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने आपके अधिकारों के लिए सीना तान करके कितने एमपी हैं लोकसभा में? आपने देखे नहीं देखे सब लोग एमपी? बताओ, आपके भाई से ज्यादा कोई बोलता है आपके अधिकारों के लिए? तो बताओ, उतने इतने संख्या में एमपी अच्छे, आपका अकेला चंद्रशेखर आजाद अच्छा? बताओ, जोर से बताओ। और अगर आपने यहाँ कटहरी से भी हमारा विधानसभा का विधायक जिता के भेज दिया तो हमारी ताकत आगे बढ़ेगी या कमजोर होगी? बताओ। तो चाहते हैं नहीं चाहते हमारी ताकत बढ़े। अब इसमें मुझे एक बात कहनी है, गौर से सुनना नौजवानों, फोन बंद करके एक बार गौर से सुनो।
और कुछ लोग वीडियो भी बना लो, जिम्मेदार लोग आपके फोन में रहनी चाहिए, घर जाके बताना। 48,20,000 करोड़ रुपए का बजट है। कितने पैसे का बताओ, जोर से बताओ। 48,20,000 करोड़ का बजट है। कितना का? कितनी जीरो होती है पता है? 48,20,000 करोड़। और उसमें से आपको क्या मिला है पता है आपको? उसमें से मिला आपको 26,000 करोड़ रुपया। कितना? 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल कास्ट के लोगों को और 13,000 करोड़ रुपए शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, आदिवासी लोगों को। और आपकी जनसंख्या कितनी है आपको पता है? भारत की जनसंख्या का 25%। मिलना कितना चाहिए था पता है आपको? मिलना चाहिए था 12,00,000 करोड़। कितना मिलना चाहिए था? और मिला कितना? 26,000 करोड़। लाख नहीं, यानी कि जितना मिलना चाहिए था उसका 1% पैसा नहीं मिला। फिर समझो, 1 रुपए से बंटवारा, मानो लाखों करोड़ों को छोड़ दो, 1 रुपए का बंटवारा होना था और SC ST के लोगों को मिला 50 पैसे। कितना? 50 पैसे नहीं, 0.50 पैसे। कितना? 1 पैसे से भी कम। और सरकार कहती है कि इससे आपकी तरक्की हो जाएगी। और हम बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को तो 26,000 करोड़ रुपया भी नहीं मिला। जब बांटने वाले लोग उनके बैठे होंगे तो पैसा आपके घरों में नहीं आएगा। जब बांटने वाले लोग वो बैठे होंगे तो पैसा उद्योगपतियों के घरों में जाएगा, उनके घरों में जाएगा। और जब बांटने वाले लोग आपके होंगे, जब तराजू आपके लोगों के हाथ में होगी तो बंटवारा ईमानदारी से होगा और ये 12,00,000 करोड़ रुपया आपके घरों तक आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये बंटवारा करने के लिए, ये बंटवारे की ताकत वोट से मिलती है। अगर आप वोट की ताकत चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को दोगे तो ये बंटवारा करने की ताकत हमारे हाथ में आएगी। और आपको लगता है जब बंटवारा करने की ताकत उत्तर प्रदेश में हमारे हाथ में होगी तो क्या आपका हाथ खाली रह जाएगा? बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। और तो और मुस्लिम समाज के लोगों को तो नमक के बराबर भी कुछ नहीं मिला। उनकी जो फेलोशिप आती थी मौलाना आजाद के नाम से वो बंद कर दी। मदरसों को जो ऐड मिलती थी वो बंद कर दी। और तमाम तरह की जो योजना चल रही थी उनका बजट घटा दिया। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सरकार चंद पूंजीपतियों की सरकार। तो हमने नारा दिया और किशोर कुमार पगला जी यहाँ बैठे हैं और हमारे नेता सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी एक नारा मानव कांशीराम साहब ने दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार बजट में हमने नारा दिया कि वोट हमारा और नोट तुम्हारा। ये भी अब इस देश में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हवा गवाही दे रही है कि कटहरी में आजाद समाज पार्टी की चलने वाली है। ये हवा गवाही दे रही है, मौसम गवाही दे रहा है कि आपका मौसम बदलने वाला है। कुर्सियों की पेटियां जरा बांध लीजिए। और ये हवा गवाही दे रही है कि अब हवा उत्तर प्रदेश में गरीबों की चलने वाली है, कमजोरों की चलने वाली है, बहुजन समाज के लोगों की चलने वाली है। और अब बहुजन समाज के लोग ताकतवर होके ये किसी दूसरे के हाथ बंटवारा नहीं कराएंगे। मुझसे किसी ने पूछा कल कि भाई ये जो बंटवारा हो रहा है इसको कैसे समझते हो? मैंने कहा ये बहुजन समाज के लोग बड़े सीधे हैं और ये सोचते हैं कि कोई दूसरा बंटवारा करेगा तो ईमानदारी से इनको दे देगा। मैंने एक किस्सा इनको सुनाया कि एक बार 2 बिल्लियों में रोटियों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। तो बिल्लियों ने जिम्मेदारी दी बंदर को कि लो भाई आप हमारी रोटियों का बंटवारा कर दो। बंदर ने कहा ठीक है लिया। बंदर ने तराजू उठाई, कुछ रोटी एक तरफ रखी, कुछ एक तरफ रखी। अब वो कौन सा बहुत तराजू तोलने वाला था, तो उसने देखा इधर तराजू नीचे हो गई है
तो तराजू से इधर से तोड़ के उसने कुछ रोटी खा ली। फिर उसने देखा कि इधर की तराजू नीचे हो गई है तो इधर से तोड़ के कुछ रोटी खा ली। ऐसा ही करते करते एक ऐसा समय आया कि सारी रोटी जो है वो बंदर साहब खा गई और बिल्लियां आपस में झगड़ा करती रहेगी। बहुजन समाज के लोगों, जितना जल्दी हो सके एकजुट हो जाओ, क्योंकि आने वाले कल में जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, ना तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जब निजीकरण हो जाएगा, आरक्षण नहीं बचेगा, तो कोई भी गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा। प्राइवेट एक तरह की गुलामी है। जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वो जानते होंगे इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर कि अगर आप ये कहोगे कि 7-10 दिन की छुट्टी दे दो तो मालिक कहेगा परमानेंट की छुट्टी ले ले, तेरे भाई बहुत खड़े हैं। अगर आप कहोगे 7-10 रुपए बढ़ा दो तो कहेगा कहीं और नौकरी देख ले। प्राइवेट एक तरह का गुलामी है, सरकारी सिस्टम में अधिकार है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर अधिकार बचाने तो तैयार हो जाओ। और हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता बहने हो, ग्राम सेवक हो, बीएड के बच्चे हो, बीटीसी के बच्चे हो, पीआरडी के जवान हो, होमगार्ड के जवान हो, और कोई भी विभाग के लोग हो, अर्धसैनिक बल हो, पुरानी पेंशन का मामला हो या उनका मानदेय बढ़ाने का मामला हो, और तो और जो पुलिस के साथी हमारे खड़े हैं, इनके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने पार्लियामेंट में इनके लिए भी आवाज उठाई कि इनकी ड्यूटी भी 8 घंटे की होनी चाहिए और बॉर्डर स्कीम खत्म करके इनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इनकी वेतन विसंगति दूर होनी चाहिए। हम तो हर व्यक्ति की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका नेता नहीं तैयार होगा, आपका विधायक नहीं बनेगा, तो आपकी आवाज कोई नुकसान। क्या कचहरी वालों अपनी आवाज उठाना चाहते हो, उठाना चाहते हो? बताओ तो बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? तो बताओ, यहाँ से जाके सो जाओगे या जाके मेहनत करोगे? बताओ, ऐसे जैसे आज आए हो ऐसे घर से निकल के काम करोगे या चैन से पढ़ के सो जाओगे? बताओ, जोर से बताओ। अगर करोगे मेहनत तो मिलेगी ताकत, और नहीं करोगे मेहनत तो जो दया में रोटी सूखी मिलेगी उसको खा के टाइम काटते रहना। अब आओ साहब अम्बेडकर के प्रयासों से अब इतने तो आगे बढ़ गए हो कि अपने अधिकारों को समझने लगे हो, तो अब तो समझदारी दिखा लो। अब तो समय आ गया, अब तो कुछ ऐसा नहीं बचा। अब तो वोट की ताकत से अपनी ताकत बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? अब तो अपने पिछड़े समाज के भाइयों को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते हो? देखो, मैंने अपना काम आके अपनी जिम्मेदारी के तौर पे जो अभी तक मेरी ड्यूटी लगी है मैंने अदा कर दिया। मैंने छुट्टी नहीं बनाई। हम लोग वहां 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे में छुट्टी होती है। मैंने छुट्टी नहीं बनाई। पिछले हफ्ते की छुट्टी हमने, एक दिन हम लोग इलाहाबाद रहे और दूसरे दिन संडे के दिन हम लोग मिर्जापुर रहे। और इस हफ्ते के हमने दोनों दिन, एक आज आपके यहाँ अम्बेडकर नगर में है और कल अयोध्या में रहेंगे। ये छुट्टी क्यों नहीं मनाई जा रही है? ये छुट्टी इसलिए नहीं मनाई जा रही है कि जब तक आपके आंसू नहीं सूख जाते, जब तक आपके खाली हाथ नहीं भर जाते, जब तक आपको सम्मान की जिंदगी नहीं मिल जाती, जब तक आपके घरों से परेशानियां खत्म नहीं हो जाती, जब तक महान पुरुषों का सपना पूरा नहीं होता, तब तक हम लोग छुट्टी मनाने वाले नहीं हैं। इस बात का संकल्प करके मन में मेहनत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, कटहरी में हमारी दूसरी सभा भी है, लेकिन आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो नेता जिनकी ड्यूटियां लगी है उन सबसे मैं कह रहा हूं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार आप नहीं कर पाए तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि आपके पास मौका बचेगा कि आप अपनी ताकत बना सको। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी बार आपको महान पुरुषों को, सपने को आगे बढ़ाते हुए और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए उतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं। बताओ, करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ ऐसे उठाओ, मुट्ठी बंद करके जोर से मुट्ठी बंद करो। इतनी जोर से बंद करो कि आपके हाथ में रखा हुआ सामान गिर ना जाए। बताओ, ऐसे ताकत बना लोगे नहीं बना लोगे? बताओ, हमारा निशान क्या है? बताओ जोर से।
बोलेगा, महिलाएं बताएंगी और कोई नहीं बोलेगा। बस बताओ अम्मा, हमारा निशान क्या है? बताओ। आवाज कम आ रही है हमारी माओ की, जिनके बच्चे इतने ताकतवर हों, उनकी आवाज तो जबरदस्त आनी चाहिए। बताओ निशान क्या है हमारा? आवाज कम आ रही है, जोर से बोल के बताओ। अभी भी मेरी माँ की आवाज कम है, जोर से बोल के बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो तो सब लोग बताओ क्या है निशान? अभी की आवाज नहीं है, मेरी आवाज अकेले की तुमसे ज्यादा। बताओ बताओ क्या है हमारा निशान? तो नारा क्या है हमारा कि सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली,